नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की। बिहार में कितने मंत्रियों को कोरोना ने अपने चपेट में लिया है? बिहार में पाबंदियों का पालन लोग कितना कर रहे हैं? पाबंदियों को कहां के लोग मजहब से जोड़कर देख रहे हैं? ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए बिहार समेत देश भर में कोरोना का अपडेट क्या है। आज देश भर में 1,17,094 नए मामले सामने आए हैं। तीसरी लहर में पहली बार ऐसा है कि आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। ध्यान से देखिए इस आंकड़े को। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आज 3,048 नए केस आए हैं और सिर्फ पटना में 1,314 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बिहार में 2 और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अब तक अगर पूरे मंत्रियों की बात करें तो 8 मंत्री कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। 16 जनवरी तक बिहार विधानसभा को बंद कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के SKMCH में 18 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं IGIMS के निदेशक भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो आप इसी से संक्रमण का जो रफ्तार है उसका अंदाजा लगा सकते हैं और इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि सावधानी और सतर्कता बरतते रहिए। कोरोना की डरावनी रफ्तार है, ऐसे में एकमात्र उपाय है सावधानी और सिर्फ सावधानी। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए बिहार में कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, लेकिन उन पाबंदियों को कुछ लोग सेहत की सुरक्षा नहीं बल्कि सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे हैं, जो बिल्कुल जानलेवा है, क्योंकि बीमारी धर्म, जाति और मजहब को देखकर नहीं आती। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर समझिए कि ना समझी कितनी खतरनाक है। चुनौतियां जितनी बड़ी होती हैं, हौसला उतना ही महत्वपूर्ण होता है और लड़ाई जितनी कठिन हो, अस्त्र शस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं। यकीनन सावधानी ही कोरोना के खतरे से बचने का सबसे बड़ा शस्त्र है, लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों के बाजार हाटों में लोग अब भी लापरवाह बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग बिना मास्क के खुलेआम बाजारों में घूम रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क नहीं लगाने के इनके तर्क सुनेंगे तो आप भी माथा ठोक लेंगे। मास्क लगाएंगे सर, जब लॉकडाउन लग जाएगा ना यहाँ तब मास्क लगाएंगे। अच्छा, गांव में लॉकडाउन नहीं है? गांव में लॉकडाउन नहीं है। कोरोना है? कोई कोरोना नहीं है। देहात में क्या बोल रहे थे? देहात में कोई कोरोना है? देहात में कोरोना नहीं है? नहीं है, तो इसलिए मास्क नहीं लगा रहे? हाँ, नहीं लगाए हैं। तो कितने रोज यहाँ पे पहुँचते हैं आप लोग खरीदारी? हाँ, रोज रोज। हमको क्या बोल रहे हैं, सभी नहीं लगाते तो हम भी नहीं लगाते हैं। सब कोई नहीं लगाता है तो आप भी नहीं लगाते? एगो से क्या होगा, पूरे दिन लगाएगा तब नहीं तो होगा। अब आप कोरोना के खतरे के बीच अररिया के राजोखर घाट की तस्वीर देखिए। यहाँ भी कमोवेश लापरवाही वाली तस्वीर ही दिखी। जब हमने लापरवाही को लेकर इनसे सवाल किया तो कई लोग ऐसे मिले जो कोरोना को बीमारी नहीं बल्कि सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे थे। जरा सुनिए सख्ती के पीछे इनका बेफजूल तर्क। आप लोग का त्योहार आता है तो आप लोग का लॉकडाउन छोड़ जाता है। जब हम लोग का आता है तो आप लोग मुहर्रम नहीं देते मनाने के लिए, नहीं तो ईद का नमाज देते हैं पढ़ने के लिए, नहीं तो बकरीद का नमाज देते हैं पढ़ने के लिए। इस तरह क्यों करते हैं आप लोग? आपको क्या लगता है कि जानबूझ के किया जा रहा है? नहीं, आप लोग के जानबूझ के जाता है। नहीं, हम आप लोग का जो होली आता है, त्योहार आता है, आप लोग के में जानबूझ के जाता है। मतलब आपका कहना है कि होली के वक्त जो है तो आप लोग का लॉकडाउन खत्म हो जाता है। होता है नहीं, कहाँ देखे हम लोग ये स्थिति, कहाँ देखे हैं हम लोग को? में नमाज पढ़ने तक के लिए गाँव में सबको संविधान दिया जाता है, हम लोग के में होता है। आप लोग के में देखे अभी तक हम लोग? तो आपका कहाँ देखे? ये तो मास्क पहन लेकर तो बाल का जाबी है, बाल चढ़ता है, जाबी लगा देता है, खेत में हल जोतता है, वही हल जोतला है। हमने तो आज तक जाबी नहीं लगाए, तो कहाँ बीमारी पकड़ा, कहाँ कुछ हुआ? आज 10 साल से लड़ रहे हैं। कोरोना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है कराना हम लोग की स्थिति, कुछ नहीं। एक ऊपर वाला जो करेगा वही होगा। ये सांप्रदायिक सोच सांसों पर भारी पड़ सकती है।
दूसरी लहर का कहर शायद ये लोग भूल गए, जब लाखों लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था। ये वक्त धर्म, जाति, मजहब देखने का नहीं, बल्कि सावधानी बरतने का है। लिहाजा सख्ती को सफल बनाएं। भागलपुर से विशाल सिंह के साथ अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए, ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वायरस है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण दुनिया भर में सबसे तेजी से फैल रहा है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बड़ी चेतावनी कर दी है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये संक्रमण जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी वायरस के नए वेरिएंट के आने की आशंका है। भारत में तीसरी लहर में पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। 24 घंटे में संक्रमण के 1,17,094 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 302 लोगों की मौत भी हुई है। ध्यान रखने की जरूरत है कि 31 दिसंबर को पूरे देश में 22,775 नए केस मिले थे। इस लिहाज से देश में एक हफ्ते के भीतर नए मामले करीब 5 गुना ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। अगर सुदूर इलाके में ओमिक्रॉन ने पांव पसार दिए तो हालात बेहद ही खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि सुदूर इलाके में शहरों के मुकाबले स्वास्थ्य व्यवस्था काफी कमजोर होती है और यही सच्चाई है। आपकी सुरक्षा के लिए ये पाबंदियां लगाई गई हैं, इसलिए इन पाबंदियों का पालन करें। बढ़ते हैं आगे और अब बात कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। देश ने कोरोना वैक्सीनेशन का एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। शुक्रवार तक देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ डोज के पार चला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक मुकाम बताया। ये रिपोर्ट देखिए। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। अब आप खबर तो समझिए, बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीन ही है जो आपको बचा सकती है, इसलिए वैक्सीनेशन पर सरकार का जोर है। आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ डोज के पार चला गया है। मतलब 150 करोड़ से ज्यादा डोज लगा दिए गए हैं। देश में पिछले साल 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी। शुरुआती में 20 करोड़ डोज 131 दिन में लगाए गए थे और अगले 20 करोड़ डोज सिर्फ 52 दिन में लगा दिए गए और इसके बाद 40 से 60 करोड़ डोज देने में सिर्फ 39 दिन ही लगे थे। 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 5 दिनों में 2 करोड़ डोज के पार हो गया है। 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगना भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अभी राहत भरी खबर जरूर है और ऐसे में वैसे लोगों से भी अपील होगी कि जो लोग अभी तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिए हैं तो जरूर से जरूर वैक्सीन लें। बिहार के 2 और मंत्रियों को कोरोना हुआ है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के साथ साथ मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट के कोरोना पॉजिटिव मंत्रियों की संख्या 8 पहुंच गई है। इसके पहले दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनके साथ ही बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, SC/ST मंत्री संतोष कुमार सुमन और खान और भूतत्व मंत्री जनक राम भी आज के पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे और अब शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बड़ी बात है कि बीजेपी से जुड़े करीब करीब ये सारे मंत्री या तो कुछ दिनों पहले हुई बीजेपी की बैठक में शामिल हुए थे या सुशील मोदी की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दिया था।
अब आप खबर तो समझिए, 8 मंत्रियों का संक्रमित होना ये बताता है कि संक्रमण की रफ्तार आखिर कितनी तेज है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमें समझना होगा कि इस वक्त सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम करना खतरनाक है। हाल के दिनों में नेताओं की लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आई थी, जो आपने देखी भी। बिहार विधानसभा के 30 कर्मी संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद स्पीकर ने विधानसभा को 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। एहतियात बरतते हुए सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार तक को स्थगित कर दिया। समाज सुधार अभियान पर जो निकले थे उसे भी उन्होंने स्थगित कर दिया है। बिहार में आज 3048 नए केस सामने आए हैं। मतलब अगर आप देखें तो हर घंटे 124 लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और तकरीबन सभी जिलों में बीमारी फैल चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने थोड़ी सी सख्ती बढ़ाई है। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया है। बढ़ते आगे, बिहार में 5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या कैसे बढ़ी वो भी जान लेते हैं। आपको ग्राफ के जरिए हम समझाएंगे किस तरीके से एक एक दिन ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला गया। 3 जनवरी को 344 मरीज मिले थे और 4 जनवरी को ये आंकड़ा 893 पहुंच गया। देखिए 344 से 893 और उसके बाद डायरेक्ट 1659 5 जनवरी को, और उसके बाद आगे बढ़िए 6 जनवरी को 2379 मामले सामने आए और वहीं 7 जनवरी को 3048 मामले सामने आए हैं। और आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि संक्रमण का रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और अब बात पीएम की सुरक्षा में चूक की। बुधवार को पंजाब में पीएम की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, क्या वो वाकई चूक थी या साजिश? क्या जानबूझकर पीएम का रास्ता रोकने के लिए छोड़ दिया गया? पूरी घटना पर पंजाब सरकार का रवैया लचर क्यों दिखा? इन तमाम सवालों के जवाब अब तक पुख्ता तरीके से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन सुरक्षा में चूक में लापरवाही पर पूरे देश में गुस्सा है। आज बिहार बीजेपी के नेताओं ने पंजाब सरकार की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये संयोग नहीं था, ये एक साजिश था प्रधानमंत्री को की हत्या की। बस इसी साजिश के सूत्रधार की तलाश हो रही है, क्योंकि यह किसी नेता नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का बेहद गंभीर मसला है। बुधवार को पंजाब में पीएम की सुरक्षा की चूक के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि ये वाकई चूक थी या साजिश थी, क्योंकि बुधवार को पीएम की सुरक्षा में उस वक्त चूक हुई जब फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस रास्ते को रोक दिया जहां से पीएम को गुजरना था। इसी वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। जिस जगह पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ वो एरिया भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर दूर था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस पूरी घटना का कनेक्शन दिल्ली से जोड़कर देख रहे हैं। साजिश केवल राज्य सरकार इसका मुख्य पात्र नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार। इसका तार कहीं न कहीं दिल्ली तक जुड़ा हुआ है और ये दुर्भाग्य है कि मोदी का विरोध करते करते देश के प्रधानमंत्री के साथ साजिश कर रहे हैं। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर देश भर में गुस्सा है, उबाल है। सुरक्षा में सेंधमारी के सूत्रधार को सजा की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के नेताओं ने राजभवन का रुख किया। 3 मंत्रियों समेत 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और पंजाब सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि अविलंब वहां राष्ट्रपति शासन हो। और वैसे जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं वो किसान नेता नहीं है, वो कांग्रेस के किसान आतंकवादी नेता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया पंजाब में,
उसके खिलाफ जो बिहार के जन जन की आवाज़ थी, हम लोगों ने माननीय गवर्नर साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई हो, जांच करके कार्रवाई हो। जो लोग इस तरह का नेग्लिजेंसी किए हैं, हम लोग का ये डिमांड है कि अविलंब इस पे जांच करके कार्रवाई हो। मेरा तो मानना है कि पूरी तरह से देशद्रोह का विषय बनता है कि जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ इसी तरह की घटनाएं घटी, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने वही खेल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खेला है। ये बहुत ही उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। गुरुवार को खुद पीएम ने भी राष्ट्रपति से मिलकर पूरी घटना से अवगत कराया था, जिस पर राष्ट्रपति ने चिंता भी जताई थी। जाहिर है मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा जांच भी गहन हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए कि 5 जनवरी को क्या हुआ था और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली करने के लिए पंजाब दौरे पर थे। खराब मौसम की वजह से उन्हें सड़क से यात्रा करनी पड़ी थी, लेकिन तभी हाईवे पर उनके काफिले को रोकने के लिए कुछ किसान प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। प्रदर्शनकारी किसान के चलते पीएम के काफिले को एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुकना पड़ा, जिसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया गया। कल पूरे मामले पर पीएम ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। केंद्र की टीम ने फिरोजपुर पहुंचकर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। पंजाब सरकार की तरफ से भी एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो ऐसे ये पूरा घटनाक्रम था और अब जाकर हर एक जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने राजनीतिक दलों के दफ्तर की रौनक छीन ली है। राजनीतिक दलों के दफ्तर में अब वो पहले जैसी बात नहीं, बात चाहे राष्ट्रीय दल की हो या क्षेत्रीय दल की। कोरोना संक्रमण के इस काल में आपको हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा देखने को मिलेगा। झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण ने आम लोगों की नींद ही नहीं, राजनीतिक दलों के दफ्तर की रौनक भी छीन ली है। खौफ के इस मंजर में नेताजी का न दरबार लग रहा है और न ही दरबारी पहुंच रहे हैं। बात चाहे राष्ट्रीय दल की करें या क्षेत्रीय दल की, सत्ताधारी दल की करें या विपक्षी दल की, हर राजनीतिक दल के दफ्तर में आपको सन्नाटा ही सन्नाटा देखने को मिलेगा। लोग कार्यालय आते थे अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी समस्याओं को रखने के लिए। उसमें थोड़ा सा गैप बना है और केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का जो कोविड को लेकर के गाइडलाइन है उसको हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और उसको फॉलो करने के दरमियान जो एहतियात हमको बरतना है उसको हम बरत रहे हैं। और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता जो यहाँ पर आते हैं या संवाद करते हैं, उनसे हम लोगों ने अनुरोध भी किया है कि जो भी बातें हो वो हम लोग दूरसंचार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम लोग करें। झारखंड की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने तो अपने प्रदेश कार्यालय में नोटिस तक चिपका दिया है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही प्रदेश कार्यालय में प्रवेश की अनुमति है, जबकि अनावश्यक रूप से भीड़ लगाने पर सख्त मनाही है। बात चाहे मास्क की हो या सैनिटाइजेशन की, बीजेपी प्रदेश कार्यालय इसको लेकर काफी गंभीर है। हर आने जाने वाले कार्यकर्ता और नेता का टेम्परेचर भी मापा जा रहा है। हमारे गेट पे लगा गया है कि अनावश्यक कार्यालय पे अभी लोग ना आए, बहुत विशेष कार्य हो तो फ़ोन से वार्ता कर रहे, उसके बाद कार्यालय में आए। हमने और बिना मास्क का और गेट पे हमारा सैनिटाइजर का भी व्यवस्था है वैसे, लेकिन अधिकतर हम लोगों ने सभी को मैसेज दिया है कि अभी अनावश्यक प्रदेश कार्यालय में नहीं आएँ और जो आवश्यक कार्य हैं वास्ते हैं हमारे जो पदाधिकारी हैं जिनकी जिस ड्यूटी है, जो काम है, वो लोग खाली आएँ और जो भी व्यक्ति विशेष का कोई बात हो तो टेलीफोनिक वार्ता करके आएँ। राजनीतिक दलों के दफ्तर में नो मास्क नो एंट्री का आदेश जारी हो चुका है। बड़े नेता से लेकर
छोटे नेता और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के सहारे कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। वैसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का मानना है कि राजनीतिक दलों के नेताओं के घर पर बैठना मुमकिन नहीं है। इस विकट परिस्थिति में राज्य की जनता का सेवा और सहयोग करना उनका दायित्व है। जो सावधानी बरतनी है, जो अपने ऊपर पाबंदी लगानी है, वो हम लोगों ने आपस में चर्चा करके लगाने का निर्देश दिया हुआ है कि खुद पर पाबंदी लगाना सबसे अच्छा होता है। दूसरों को पाबंदी के लिए कहना और खुद पर लगाना, वो दोनों अलग अलग बातें होती हैं और हम लोग खुद पर पाबंदी लगाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हम सोशल वर्कर हैं, हम घरों में नहीं दुबक के बैठ सकते, हमें फ्रंट पे आके काम करना ही होगा। संक्रमण काल में राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ गई है। उन्हें खुद को सुरक्षित रहते हुए संक्रमित होने वाले लोगों को आवश्यक मदद भी पहुंचानी है। वैसे ये खतरे से खाली नहीं है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।